So today we will discuss about autocoids. So what is autocoids and physiological roles of autocoids, definition, types of autocoids. So all things we will discuss. ठीक है, यानी कि मतलब हमें क्या करना है, इसके अंदर पढ़ना है ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। और ये हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर 11 है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का। ठीक है, इसके और चैप्टर्स लाइक हमने चैप्टर 13 बायोलॉजिकल्स है जो उसको कंप्लीट किया था, देख सकते हो आप यहाँ पे। और हमारा लास्ट के चैप्टर जो है, मतलब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा, उनके अंदर पार्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। इसको पढ़ने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो लास्ट के चैप्टर है एग्जाम आते आते तक वो रह जाते हैं। तो मेरा फोकस है कि लास्ट में मतलब जो छोटे छोटे से चैप्टर है, 3 घंटे के, 2 घंटे के, 5-6 घंटे के जो भी हैं, तो उनको हम पहले कवर कर लेंगे, फिर हम उन्हें करेंगे। और अगर वो नहीं हो पाते तो वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी कवर हो जाएंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। और हाँ, इससे प्रीवियस वीडियो जो थी वो सारी आप देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फार्माकोलॉजी के, वहाँ से आप उसको कर लेना कंप्लीट। नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है लिंक, वहाँ से आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। कहीं पे ये ऑटोकॉइड्स लिखा रहता है, कहीं पे ऑटोकॉइड्स लिखा रहता है। TO या फिर TA दोनों ही लिखोगे तो ठीक है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो ऑटोकॉइड, ऑटो का मतलब क्या समझते हो आप? कहीं पे अगर ऑटो वर्ड आ जाता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो रेगुलेटर, ऑटो मॉड्यूलेटर, है ना, तो यानी जो सेल्फ, जो खुद से काम करेंगे। ठीक है, सेल्फ। और कॉइड का, और ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, वहां से ये डिराइव हुआ है। और एकोज, एकोज का मतलब होता है हीलिंग सब्सटेंस, जो किसी चीज में क्या हो, हील करे। कोई घाव हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, तो वहां पे हीलिंग करेंगे। ठीक है, या फिर रेमेडी है, ये सेल्फ रेमेडी, खुद से ही ये काम करेगी बॉडी में। ठीक है, बाहर से हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। तो अब देखते हैं क्या है ये ऑटोकॉइड्स। आर दी सब्सटेंस, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो बहुत सारे सेल्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं हमारे बॉडी में, हैविंग, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। उनका रोल है कि इस काम को करना है, यहाँ पे इसका ये रोल है, यहाँ पे डिफरेंट रोल है, किस किस ऑर्गन पे रोल है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वाइड है इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि लिविंग में। ठीक है, दे हैव ऑल्सो कॉल्ड लोकल हार्मोन, इनको लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी एक पर्टिकुलर साइट पे ही बनते हैं और वहीं पे ही रिलीज हो जाते हैं लोकली। ठीक है, पूरे, अब जैसे लोकल हार्मोन हार्मोन से कैसे अलग है, अब हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं सेल में, सेल के थ्रू, जैसे सेल में बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू पूरा ट्रांसमिशन करते हैं, है ना, ब्लड में से होते हुए अपना पूरा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बट ये ब्लड में नहीं, ये उस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी ऑर्गन है, स्किन है, म्यूकोजा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जहाँ पे भी इनका रोल है, लीवर है, लंग्स है, तो ये उसी पर्टिकुलर एक जगह पे बनेंगे और वहीं पे ही क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन से इस तरीके से अलग है, हमने ये भी देख लिया। अब देखो सिलेबस में मैं दिखा दूं कि आपसे क्या पूछा हुआ है। मेन फिजियोलॉजिकल रोल पूछे हैं हिस्टामिन के, 5HT अभी दिखेगा ये क्या होता है, और क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल रोल यानी बॉडी में इनका क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट देखा जाएगा किसका, एंटी हिस्टामिन का, और 5HT एंटागोनिस्ट, यानी सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन का तो हमें रोल पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से एजेंट्स आ रहे हैं, वो सब हमें, उसके अगेंस्ट में कौन काम कर रहा है वो हमें नहीं देखना इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने हिस्टामिन के बारे में कवर किया है, हिस्टामिन का ही रोल, हिस्टामिन की एंटी हिस्टामिन जो देंगे उसकी क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट को देखना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में 5HT के बारे में पूरा देखेंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखिए अगर ऑटोकॉइड्स की, तो ये 3 में डिवाइड है। एक देख रहे हो, ये क्लासिफिकेशन जो है, जो उसमें चीज़ प्रेजेंट है जिससे वो बना है उसी के ऊपर क्लासिफिकेशन। जैसे अमाइन ऑटोकॉइड्स, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, अमीन ग्रुप होगा, है ना, यानी अमीनो एसिड वगैरह के ये बने होंगे। लिपिड डिराइव्ड, यानी अब यहाँ पे फैटी चीज़ों से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड हो गया, तो लिपिड से जो डिराइव होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन है हमारा, उससे पहले हिस्टामिन अमाइन ऑटोकॉइड है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जो 5HT देख रहे थे, ये वो है। सीरोटोनिन,
लिपिड डिराइव्ड हो गया, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्राइन आ जाता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी पैफ बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, तो ये आ जाता है। अब पेप्टाइड, जिसमें पेप्टाइड ऑटोकॉइड पेप्टाइड लिंकेज वगैरह होगी, जैसे प्लाज्मा काइनिन्स होते हैं, उसके अंदर आता है ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन आता है, और हमारा एक एंजियोटेंसिन होता है। ठीक है, तो अब हमें मेन किसके बारे में पढ़ना है, हिस्टामीन के बारे में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 5-HT के बारे में, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। ठीक है, रेक्टेंगल में। तो ये तीनों पढ़ने हैं, बट अगर 2 मार्क्स में या शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, तो उसमें आप ये तीनों की क्लासिफिकेशन भी लिख के आओ तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब रोल देखते हैं क्या है। देखो, फिजियोलॉजिकल रोल पे चलते हैं अब हिस्टामीन के। हेडिंग पूरी डली हुई है, लेकिन सारा किसके बारे में मिलेगा आपको यहाँ पे, हिस्टामीन के बारे में। तो अब हिस्टामीन देखते हैं क्या है। तो ये तो एक क्या है, टिश्यू अमीन है, अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन में। और इसमें क्या होता है, देखो हिस्टोज प्रोटीन, वो हिस्टोन सॉरी हमारा टिश्यू है, यहाँ पे क्या है, टिश्यू, जिससे हमारा हिस्टामीन बना हुआ है। ठीक है, 2 वर्ड है ना, हिस्ट और एक अमीन, तो ये तो क्या हो गया हमारा, अमीन है, और हिस्टोज क्या है, टिश्यू है, तो टिश्यू अमीन बन गया। ठीक है, अब ये हमारे एनिमल में भी प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यूज में भी, और कुछ प्लांट में भी प्रेजेंट होता है हिस्टामीन। फार्माकोलॉजी जो होती है हिस्टामीन की, वो किसने स्टडी करी थी, डेल ने, DALE। हिस्टामीन एक क्या होता है, मीडिएटर होता है जो हाइपर सेंसिटिविटी और टिश्यू इंजरी रिएक्शन करवाता है। ठीक है, हिस्टामीन जो हमारा लोकल हार्मोन है, ये क्या करता है, एक तो एलर्जी कॉज करवाता है, और दूसरा टिश्यू इंजरी रिएक्शन, वहाँ पे टिश्यू में इंजरी हो गई है, अभी आप देखोगे कैसे पूरी रिएक्शन होती है, मतलब कैसे दिखाना है अभी मेरे को ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं पे इंजरी हुई है तो क्या रिलीज हो गया है वहाँ पे, हिस्टामीन रिलीज हो गया है। तो इट इज़ नाउ नोन टू प्ले इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल, इसका बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रोल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिश्यू रिच इन हिस्टामीन, अब सबसे ज़्यादा हिस्टामीन हमारा कहाँ पे पाया जाता है, स्किन में, गैस्ट्रिक में, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, लंग्स में, लीवर में, प्लेसेंटा में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हिस्टामीन स्टोर कहाँ पे होता है, अब कहीं पे तो स्टोर होता होगा, जो हमारे इस स्किन में, गैस्ट्रिक में, यहाँ पे जो मास्ट सेल प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, हिस्टामीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिस्टामीन ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेनम्स, जो पॉइजन वगैरह है, जहर, वहाँ पे भी क्या है, हिस्टामीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड में भी। अब सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो ये आपको थोड़ा क्यों बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि यार हमें तो सिर्फ रोल पढ़ने थे, ये उससे पहले का क्यों पढ़ा रही है। अगर आप देखो उसकी एक जड़ तक जाओगे ना, आपको उसकी पूरी रूट पता होगी, तो आगे की कहानी सुनने में और भी इंटरेस्ट आएगा। डायरेक्ट रोल को रट लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या होता है, एक बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमीन होता है। अभी दिखाऊंगी कैसे, ये भी आपको समझ आ जाएगा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन क्या है ये। ठीक है, सिंथेसाइज्ड लोकली बनता है ये फ्रॉम अमीनो एसिड, कौन सा, हिस्टिडीन से बनता है। इन मास्ट सेल में क्या होता है, हिस्टामिन जो होता है वो स्टोर होता है, हमने पढ़ा था। तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टामिन है, उसको किसने पूरा हेल्ड करा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, एक एसिडिक प्रोटीन ने और हेपेरिन ने। ठीक है, हेपेरिन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो इन्होंने मिलकर के हिस्टामिन को बाइंड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है मास्ट सेल के अंदर। तो जैसे ये मानो एक्सोसाइटोसिस होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक, जैसे सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा मास्ट सेल में से हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उसका रिलीज होता है। डिग्रेडेड रैपिडली बाय ऑक्सीडेशन और मिथाइलेशन, यानी कि जब हिस्टामिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 रिएक्शन से होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक मिथाइलेशन। तो मैं इसको दिखाती हूँ, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो हिस्टिडीन, हमने पढ़ा था कि ये हिस्टिडीन से बना हुआ है हमारा, ठीक है, अमीनो एसिड हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन से क्या बन गया, हिस्टामीन। ये देखो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, अगर फर्स्ट पे नाइट्रोजन यानी एजा ग्रुप लगा हुआ है और थर्ड पे लगा हुआ है तो इसको हम इमिडाजोल बोलते हैं। तो इमिडाजोलाइल हो गया है, और बेसिक हमने किसको माना है, इथाइल अमीन को, तो इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वो इसका नाम दिया गया है। ठीक, अब देखो हिस्टामिन किससे बना है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से, यानी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ठीक, कार्बोक्सिल जो ग्रुप रहा होगा उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक,
किसने, इस एंजाइम ने। अब हिस्टामिन का डिग्रेडेशन वगैरह किससे होगा, देखो एक तो यहाँ पे तो देखो मिथाइलेशन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कुछ ग्रुप ऐसे जुड़ते हैं, फंक्शनलाइजेशन होता है ना, यानी कि ये फेज 1 रिएक्शन चल रही है, हिस्टामिन में ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो दो रिएक्शन से, एक है एन मिथाइल ट्रांसफरेज जो किसमें एन मिथाइल हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जा रहा है हिस्टामिन, फिर इसको मोनोअमीन ऑक्सीडेज है, ये डिग्रेड कर देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो ये एक मेटाबोलाइट हो गया किसका, हिस्टामिन का। और अगर डायरेक्ट डायमीन ऑक्सीडेज काम कर दे तो इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये इजी है काफ़ी, है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो हमने हिस्टामिन के बारे में देख लिया कि कहाँ से ये निकल रहा है, कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, तो और टिश्यू इंजरी वगैरह हो रही है या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। अब वो पढ़ा है तो इसके आगे पढ़ने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब देखो जो हिस्टामिन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ क्यों 4 रिसेप्टर होते हैं जो बेसिकली काम करते हैं, फोर्थ वाले का इतना कोई रोल नहीं है। मेन H1 H2 है, H3 का भी है बट वो बताऊंगी कहाँ पे। तो एच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसी साइट होती है ना, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिस जगह पे या तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे या सेल के सरफेस पे, तो वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आके बाइंड होता है और फिर एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। जो आपने एडीएमई जब आप पढ़ रहे थे, वो सॉरी फार्माकोडायनामिक, तब आपने वहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर जो है वहाँ वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा प्रेजेंट ऑन स्मूथ मसल पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन पे, एयरवे यानी ब्रोनकाई वगैरह में जो स्मूथ मसल है वहाँ पे कौन है, H1 रिसेप्टर है, H1। ठीक है, यूट्रस में तो यहाँ पे ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा हिस्टामिन। ठीक है, अगर वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो। और ब्रेन पे जो पोस्ट सिनेप्टिक है वहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन, H1। और H2 क्या है, H2 हमारा मेनली किस पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पे अगर हिस्टामिन अगर बाइंड हो जाएगा H2 रिसेप्टर पे तो एसिड सिक्रीशन करवा देगा। ठीक है, एसिड सिक्रीशन हो जाएगा और एसिडिटी हो जाएगी फिर, है ना। ब्लड वेसल्स जो है वहाँ के ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल में डायलेशन करता है, डायलेटेशन यानी उसको रिलैक्स कर देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्मूथ मसल इंटेस्टाइन की, एयरवे की, यूट्रस में तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वो H1 है। H2 ब्लड वेसल्स है, हमारी जो आर्टरीज है, कैपिलरीज है ना, वहाँ पे डायलेशन हो रहा है, वो जगह रिलैक्स हो रही है। ठीक है, बट ब्लड वेसल्स पे तो इसका ये रोल है ना, बीपी तो डिक्रीज कर दे रहा है, बट हार्ट पे क्या है, इसका क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। देखो क्रोनोट्रोपिक यानी कि जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर रहा है हिस्टामिन हमारा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी आइनोट्रोपी है उसको भी पॉजिटिव है, तो यानी इंक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हार्ट पे रोल। H3 का देखेंगे, फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन में पाया जाता है। ये क्या करता है, हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। आप सोचो हिस्टामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको रोकने का भी काम कौन कर देंगे, हमारा H3 रिसेप्टर कर देगा हिस्टामिन रिलीज को। कहाँ पे, जैसे लंग, स्प्लीन, स्किन, यहाँ पे डिक्रीज कर देता है ये हिस्टामिन के रिलीज को। ठीक है, तो ये ऑटो रेगुलेटर की तरह हो गया है ना, जो बोलते हैं ना एंटी हिस्टामिन की तरह भी ये काम कर रहा है। कौन, H3 रिसेप्टर पे जो बाइंड होगा कौन, हिस्टामिन, तो उसका रिलीज हमारा रुक जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद और देखते हैं फिजियोलॉजिकल रोल। आप मेन मुद्दे पे चलते हैं। अगर किसी को जैसे लग रहा हो तो अगली बार नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो को फिर से रिपीट करो, देखो, तो उस पार्ट को स्किप कर देना, है ना, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ब्लड वेसल पे क्या है, देखो ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, उसमें रैट और रैबिट पे तो क्या कर रहा है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, लेकिन ह्यूमन में वेसो डायलिटेशन कर रहा है। ठीक है, रिलैक्स कर दे रहा है, ब्लड वेसल्स को खोल दे रहा है बहुत। अब वो ब्लड वेसल्स खुलेंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वेसो डायलेशन होगा तो उससे देखो ट्रिपल रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे, जैसे ही इंट्राडर्मल यानी डर्मिस पे इंजेक्शन लगता है ना, तो क्या होता है, हिस्टामिन एक ट्रिपल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले क्या करता है वो, फ्लश, फ्लेयर और व्हील, 3 रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लश, फ्लेयर, व्हील, FFW। तो जो फ्लश है उसमें सिर्फ एक आपको रेड स्पॉट दिखेगा जैसे ही इंट्राडर्मल डर्मिस पे इंजेक्शन लगाया, और लोकली रेडनेस उस एरिया में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो कैपिलरीज थी वो डायलेट हो गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद फ्लेयर,
फ्लेयर में क्या होगा, और ज़्यादा सराउंडिंग एरिया जो होगा उसके आसपास का रेड स्पॉट का, वो भी पूरा रेड हो गया है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आर्ट्रियोलर डायलिटेशन हो गया है, ठीक है, आर्टरी में भी डायलेशन हो गया है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं। व्हील व्हील के केस में क्या होगा, लोकल एडेमा हो जाएगा उस जगह पे। कैपिलरीज में से क्या होगा, जैसे कैपिलरीज बहुत ज़्यादा डायलेट होंगी तो उसमें जो फ्लूइड है वो भी उस जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है, तो लोकल एडेमा हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगा। तो ये था फ्लैश, फ्लेयर और व्हील के बारे में। देखो अगर आपको कंफ्यूजन होती है कहीं पे भी तो आप एक ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसमें भी बता सकते हो कि और इजी बताओ, या फिर कंटेंट को ही कम कर दो बिल्कुल, बस पेपर निकल जाए हमारा और हमारा काम हो जाए। ऐसे मत पढ़ो यार। मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि बुक से और अच्छे से भी पढ़ो, बुक से पढ़ के आओ, फिर यहाँ पे भी देखो, तो आपको क्या होगा, एक समराइज ही होगी चीज़ें, है ना, आगे तक काम आने वाली है। स्मूथ मसल में क्या है, देखो, प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्रोनक्यूल्स और यूट्रस की जो हमने पढ़ा था H1 पे, हमारा ये काम हो रहा था, ठीक है। और हार्ट पे देखा था ना, H2 रिसेप्टर पे जब हिस्टामिन बाइंड होता है तो वो क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, तो वो भी होगा। क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देना, तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी है। अगर वो डिक्रीज हो जाएंगी हार्ट रेट तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपी है। आइनोट्रोपिक फोर्स कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद सिक्रीशन देखते हैं। सिक्रीशन जो है, हिस्टामिन एक पावरफुल एजेंट है, इंड्यूस करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। कौन सा? हिस्टामिन जब कहाँ पे H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो एसिड और पेप्सिन का सिक्रीशन करवा देता है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन, इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। कैसे? इम्यून डिफेंस का काम करता है। जब कहीं पे इन्फेक्शन या इंजरी हो जाती है तो जो WBC वहाँ पे निकल रहे होते हैं, WBC, तो उसके साथ हिस्टामिन अट्रैक्ट होता है और इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देता है, ठीक है, फिर इंजरी ठीक हो जाती है। रोल इन इचिंग एंड पेन, इचिंग यानी प्रोराइटिस बोलते हैं जिसे, उसमें भी उसको भी क्या करता है, ये कॉज करता है, अर्टिकेरिया कॉज करता है ना, उंगलियों के बीच में क्या इचिंग होना, पेन होना, और माइल्ड पेन सेंसेशन के लिए भी हमारा हिस्टामिन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सारा फिजियोलॉजी रोल सारे हिस्टामिन के बारे में। अब इन्हीं सारे रोल्स को कौन एंटागोनाइज कर देगा, कौन इनहिबिट कर देगा? एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी अगर रोल हो रहा है बॉडी में, कोई भी काम हो रहा है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हमें उसे रोकना भी होगा, वो ठीक नहीं है हमारे लिए, तब हम उस केस में क्या दे रहे हैं? एंटी हिस्टामिन्स दे रहे हैं। तो एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स हैं जो इनहिबिट कर देंगे हिस्टामिन के एक्शन को। तो मेनली दो एंटागोनिस्ट होते हैं जहाँ पे काम करते हैं, जैसे H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। H3 तो अपने आप में खुद ही एंटागोनिस्ट है, वो हिस्टामिन के रिलीज को रोक देता है, तो हमें यहाँ पे दो पढ़ने हैं। और जो ये H2 एंटागोनिस्ट है, इसको हम यहाँ पे इतना अच्छे से कवर नहीं हुआ है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो फोकस किया गया है वो H1 पे किया गया है। H2 को आप कहाँ पे पढ़ोगे? जब आप गैस्ट्रिक में से रिलेटेड जो डिजीज होगी, जैसे अल्सर वगैरह हो गया ना, पैप्टिक अल्सर, तो वहाँ पे देखोगे आप ये ड्रग्स दी जाएंगी, तो उनके बारे में वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से इसमें से H1 के बारे में पूछता है ज़्यादातर। H1 एंटागोनिस्ट में दो जनरेशन होती है, एक फर्स्ट जनरेशन होती है, एक सेकेंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाती है, तो ये सिडेशन कॉज करती है ना, ब्रेन में चली गई तो हाई जो सिडेशन कॉज करेगी, हाई जिससे बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो अगर किसी ने फर्स्ट जनरेशन की एंटीहिस्टामिन लिया है तो उसको ड्राइविंग नहीं करनी है, उसको फिजिकल एक्टिविटी कोई भी उस टाइम पे नहीं करनी है, रोक देनी है। तो हाई सिडेटिव होता है वो डाइफेनहाइड्रामीन है। देखते हो ना सिरप वगैरह जो होते हैं खांसी वगैरह के जो दिए जाते हैं, कोल्ड कफ में ये यूज़ होते हैं मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वो भी कोल्ड भी क्या एक टाइप की एलर्जिक रिएक्शन है ना। तो उस केस में अगर ये डाइफेनहाइड्रामीन का सिरप दे दिया है तो आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। प्रोमिथाजीन है, हाइड्रोक्सीजीन है, ये सारे क्या होते हैं? हाईली सिडेटिव होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सिडेशन कॉज हो जाता है, नींद आने लग जाती है। मॉडरेटली सिडेटिव कौन है? फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन और सिनेरिजीन है, ठीक। और इसमें से आप देखोगे जो सिनेरिजीन है ये मोशन सिकनेस में भी दिया जाता है, जैसे चक्कर आ रहे हैं उस टाइम पे, है ना। और सिप्रोहेप्टाडीन है ये भूख बढ़ाता है, इसका सिरप आता है जो भूख बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है। तो ये मॉडरेटली सिडेटिव में आता है फर्स्ट जनरेशन के, ठीक है। एक एक भी ध्यान रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक। DHP करके याद कर लो, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमिथाजीन और हाइड्रोक्सीजीन। दो तो जीन ही हो गए। फिर उसके बाद
मॉडरेटली में फेनिरामीन आता है, और लो सिडेटिव जो कम सिडेटिव है वो क्या है, क्लोरफेनिरामीन है। तो हमारे लिए ये वाला सही है। इससे भी अच्छे होते हैं सेकेंड जनरेशन वाले, जैसे टर्फिनाडीन, एस्टिमिजोल, सिट्रीजीन, एजिलास्टिन। आपने देखा भी होगा कि सिट्रीजीन जो है सबसे ज़्यादा कोल्ड में दी जाती है ना। ठीक है, कौन सी, सिट्रीजीन। तो ये हो गए मॉडरेटली में फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, सिनेरिजीन है। लो सिडेटिव में क्लोरफेनिरामीन, साइक्लिजीन और मीपायरामीन है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में टर्फिनाडीन, एस्टिमिजोल, सिट्रीजीन, एजिलास्टिन। तो ये हो गया आपका H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। आगे देखते हैं क्लिनिकल यूजेस। क्लिनिकल यूजेस में क्या है कि इसको एलर्जिक डिसऑर्डर अगर हो गया है, लाइक अर्टिकेरिया, हे फीवर, जिसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए H1 एंटागोनिस्ट दिया जाता है। ठीक है, और रिनाइटिस, कॉमन कोल्ड में भी दिया जाता है। उसके अलावा मोशन सिकनेस, जिसमें मैंने बताया था सिनेरिजीन दिया जाता है यहाँ से, वो भी। एंटीहिस्टामिन में जो होता है इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, तो ये ड्राइनेस भी कर देता है माउथ में। क्यों? क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक का ये एक्शन होता है, तो वो कौन कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन भी। सिनेरिजीन इज यूजफुल इन वर्टिगो। वर्टिगो में दिया जा रहा है ना, यानी कि डिजीनेस हो गई है, मोशन सिकनेस हो गया है, तो उस केस में सिनेरिजीन दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है एंटीहिस्टामिनिक, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड चढ़ा रहे हैं जब, तो उस केस में अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो गई हैं तो वहाँ पे भी H1 एंटागोनिस्ट दिया जाता है। डाइफेनहाइड्रामीन, देखते हो ना पूरी बॉडी में अगर एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है बहुत, तो उस केस में भी डाइफेनहाइड्रामीन का इंजेक्शन दिया जाता है, या क्लोरफेनिरामीन का। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग कर देता है ये, है ना। ऑल्सो प्रोड्यूस ड्राइंग ऑफ नेजल सिक्रीशन, जो नेजल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, म्यूकस रिलीज हो रहा है, निकल रहा है बहुत, तो अगर वो उसको ड्राई कर देंगे तो क्या होगा, कोल्ड क्योर हो जाएगा। तो कोल्ड क्योर की तरह भी यूज होता है। डिप्रेसेंट इफेक्ट हार्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन क्या कर रहा था, हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा था, तो इनका इफेक्ट क्या होगा, ये उसको कम कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे। लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होता है, किसमें, हमारे H1 एंटागोनिस्ट में। तो ये सारे क्या हैं, क्लिनिकल यूजेस हैं। 8 लिखवाए हैं आपको, इसमें से 3-4 ध्यान रहेंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, एलर्जी से रिलेटेड कितना सारा हो जाएगा, अर्टिकेरिया, रिनाइटिस, ये सब लिख के आना। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं हम यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अब देखो जिस ट्रीटमेंट को में हम दे रहे हैं ना, कि हम उस चीज़ को कम कर रहे हैं, तो अगर वो उतनी और कम हो गई, जैसे नोजिया ठीक करने के लिए दे रहे हैं, और ज़्यादा नोजिया हो गया। एनोरेक्सिया हम दे रहे थे ना सिप्रोहेप्टाडीन की भूख बढ़ाने के लिए, अब क्या होगा, भूख खत्म ही हो गई उसकी, एनोरेक्सिया हो गया। हाइपोटेंशन, हम हाइपरटेंशन को जो है ट्रीट करने के लिए दे रहे थे यहाँ पे, अब क्या हो गया, नहीं बीपी लो हो गया है ना, तो बीपी को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, तो बट क्या हो गया है उसकी जगह, हाइपोटेंशन हो गया है। ड्राइनेस हो गई है नोज में बहुत ज़्यादा, माउथ में, आईज में। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो है उनमें उनका भी यही होता है कि एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए देते हैं, बस उसमें सिडेशन प्रॉपर्टी जो है नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे हैं, और उसमें हाईली सिलेक्टिव है ये, हायर सबसे ज़्यादा H1 रिसेप्टर पे ये काम करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी नहीं होता है इनमें, ना ही सिडेशन इफेक्ट होता है, बट एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म होता है इनके अंदर, तो इनका यूज़ ज़्यादा है। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है यहाँ पे नहीं, बस थोड़ा नाम देख लो, कहीं आपसे पूछ ले 2 मार्क्स में शॉर्ट में, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन होता है। ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं H2 रिसेप्टर पे काम करके, है ना, इंड्यूस, जहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसी तरीके से देखो हमने फिजियोलॉजिकल रोल और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स के बारे में यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अगर आपसे एग्जाम में एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पूछता है, तब आपने ये जो क्लिनिकल यूजेज जनरल में लिखवाए हैं, ये आप उसके लिए भी लिख के आ सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।